Hello to all of you. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. सो दिस इज लेक्चर नंबर 3. देखिए, हम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड फॉर दैट देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट इज गुइज मेथड, सेकंड इज फैराडेज मेथड. देखिए, हम सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट तो मेजर कर नहीं सकते, आपको पहले बता रखा है. तो हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास. पहला मेथड हम करने जा रहे हैं गुइज मेथड. देखिए, इस मेथड में क्या है, सैंपल ट्यूब आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में. ठीक है, पोल पीसीज हैं, कोयल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर सैंपल है, ऊपर साइंटिफिक बैलेंस है. शुरुआत में क्या है, देखिए, ट्यूब जिसके अंदर सैंपल है और वो है लेफ्ट साइड पे, और क्या है, राइट साइड पे एक वेट है, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है. दोनों बराबर बराबर हैं बिल्कुल शुरुआत में. अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने पे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा. अब सैंपल डायामैग्नेटिक है तो क्या होगा, रिपल्शन होएगी, है ना. रिपेल करेगा, वो रिपेल करेगा तो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि ट्यूब जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी. if the substance is diamagnetic. But if the substance is paramagnetic, then what happen, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ट्यूब नीचे की तरफ जाएगी. ठीक है, और जो वेट का डिफरेंस होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशन में. ठीक है, तो ये सिंपल सा था गुइज मेथड. इसके बाद देखिए ज़रा, जो मैंने बताया लगभग वही लिखा है. गुइज मेथड इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पैरामैग्नेटिज्म. पाउडर्ड सब्सटेंस या सॉल्यूशन यूज कर लेंगे पायरेक्स ट्यूब में, गुइज ट्यूब बोलते हैं इसको, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है. ठीक है, और फर्स्टली सब्सटेंस इज वेटेड इन एब्सेंस एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा वे करेगा. कब करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगी. ठीक है, और जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इंक्रीज इन वेट दिखाई देगा, यानी कि ट्यूब नीचे की तरफ जाएगी. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ द वेट इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आपको बता चुका हूँ मैं. अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सिलेंड्रिकल ट्यूब में हमने सैंपल रखा था नॉन होमोजीनियस फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लग रही थी. वो फोर्स जो डेवलप हुई उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 A कापा h स्क्वेयर. A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब. h आपको बता चुके हैं पहले भी, मैग्नेटिक फील्ड, और कापा भी आपको बता चुके हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी. पिछले लेक्चर्स में सब कुछ ये हम देख चुके हैं. लेकिन ये अबव इक्वेशन जो आपने देखी है, दैट इज वैलिड ओनली इन वैक्यूम एंड नॉट इन एयर. बट हम जो काम करते हैं वो एयर में करते हैं, तो अब इस इक्वेशन को सही करना होगा. तो इसलिए एयर की वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को कापा डैश मान लिया गया है, और उसको कापा में से माइनस कर देंगे. तो आप नीचे देख सकते हैं एफ क्या आ गया, 1/2 AH स्क्वेयर कापा माइनस कापा डैश. अब देखिए, गुई ट्यूब जो है ना, गुइस ट्यूब आपने देखी थी, इसमें सैंपल हमने डाला हुआ था, वो भी एक फोर्स डेवलप कर लेती है नेगेटिव डायरेक्शन में. एक्चुअली ये होती है क्या है, गुइस ट्यूब जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, और आपको पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगी ऊपर की तरफ, सो द फोर्स इज नेगेटिव, और हमें इस फोर्स को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा. देखिए, फोर्स के आगे ऑलरेडी माइनस का सिंबल है और हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. इसलिए आपको फॉर्मूला में प्लस डेल दिखाई देगा. ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/2 AH स्क्वेयर कापा माइनस कापा डैश प्लस डेल. अगर लेंथ कांस्टेंट हो जाए, एरिया कांस्टेंट हो जाए, तो AH स्क्वेयर इज आल्सो अ कांस्टेंट. अगर हम डेंसिटी को भी
लेकर के चलें तो इक्वेशन बन जाएगी 10⁻⁶ xi या x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एफ डैश बाय डब्ल्यू। ये इक्वेशन कैसे बन गई वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आप उसी से याद रखें। हाँ, एफ डैश क्या है यहाँ पे, एफ डैश है एफ माइनस डेल्टा, ऊपर से आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर जो इक्वेशन है, आप डेल को दूसरी तरफ ले जाएं, एफ माइनस डेल क्या बन जाएगा, 1/2 AH² कापा माइनस कापा डैश, और एफ माइनस डेल को हम एफ डैश लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 0.029 इंटू स्पेसिमेन वॉल्यूम, मिलीग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। W इज द वेट ऑफ द सैंपल इन ग्राम, एफ डैश क्या है, फोर्स ऑन द सैंपल, एंड इट इज इक्वल टू एफ माइनस डेल, हमने बात की अभी। और बीटा क्या है, ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट है। देखिए कैलिब्रेशन हम स्टैंडर्ड के साथ करते हैं, स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, मर्करी टेट्राथायोसायानेटो कोबाल्टेट ट्वाइस या 2, ठीक है, HgCOCnS4। तो ये स्टैंडर्ड है जो कि आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी की इसकी वैल्यू है 16.44 इंटू 10⁻⁻�6। तो क्या करते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम पहले स्टैंडर्ड के साथ करके देखते हैं, और अगर हमारी वैल्यू इतनी आ जाती है या इसके नज़दीक आ जाती है 16.44 गुना 10⁻⁻6 के नज़दीक या यहाँ आ जाती है, तो क्या माना जाएगा कि हमारी कैलिब्रेशन हो गई, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप सही हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो अननोन सैंपल होगा उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा डेल और एफ अगर इनकी वैल्यू निकाल ली जाए तो कापा भी आसानी से फिर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए जो 10⁻⁶ थी उस इक्वेशन से में हम अल्फ़ा प्लस बीटा एफ डैश सब डाल लें, है ना, तो फिर उससे ऊपर वाली इक्वेशन में आपको कापा निकाला जा सकता है, आप कापा निकाल सकते हैं अगर कापा डैश की वैल्यू पता हो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ गुइज मेथड, apparatus इज इजी टू यूज़, आपने देखा था थोड़ी देर पहले, इजी टू असेंबल है, इजी टू ऑपरेट है, और लार्ज सैंपल यूज़ करते हैं इसलिए लार्ज फोर्सेस डेवलप होंगी, और अगर लार्ज फोर्सेस डेवलप होंगी तो चेंजेस इन मास जो आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, और अगर चेंजेस इन मास ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड, यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। फैराडेज मेथड, देखिए गुइज मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके साथ साथ फैराडेज मेथड का भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ज़रा क्या होता है इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखे जाते हैं, बीच में ट्यूब को सस्पेंड किया जाता है, फिगर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सस्पेंड करते हैं और उस पर फोर्स लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए इनहोमोजीनियस फील्ड है और उसमें हमारी कोशिश है H0 डेल एच बाई डेल एक्स, इसको कांस्टेंट रखा जाता है ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। डेल एच बाई डेल एक्स क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है, मतलब x डायरेक्शन में डेल एच क्या है यहाँ पे फील्ड, तो x डायरेक्शन में वो x के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट है, कांस्टेंट रहना चाहिए ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। और सैंपल कितना नीडेड चाहिए इसमें, 0.1 to 10 मिलीग्राम, और गुइज मेथड में सैंपल कितना चाहिए था, लगभग ग्राम्स में चाहिए, 1 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए 0.1 से 10 मिलीग्राम, तो यहाँ पे सैंपल कम चाहिए हमें, ठीक है, याद रखिएगा बात। और इसमें डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रो बैलेंस। If a sample of mass m and specific susceptibility xi is placed in a non-uniform field h having a gradient in x direction, then the force will be, ये f का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, mx h0 डेल एच बाय डेल एक्स। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बार फील्ड ऑफ करते हैं, एक बार ऑन करते हैं, और जो डिफरेंस होता है वेट का उसका हम इस्तेमाल करते हैं f निकालने में, ठीक है। स्टैंडर्ड इसमें भी वही रखा जाता है, मर्करी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2, और उसकी जाई की वैल्यू क्या है 16.44 इंटू 10⁻⁻6 एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेडियंट है,
तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड है, एक अननोन है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एस, एस का मतलब है स्टैंडर्ड, यू का मतलब है अननोन। तो फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एम एस एक्स एस इज इक्वल टू एफ यू डिवाइड बाय एम यू एक्स यू। यहाँ से आप एक्स यू निकाल लोगे, ठीक है। और अगर देखिए जाई निकल गया ना, ये एक्स निकल गया अगर अननोन का, तो उसके बाद उसको एम मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। उससे क्या निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा एक्स एम, मोलर ससेप्टिबिलिटी भी निकाली जा सकती है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फैराडेज बैलेंस। देखिए इसमें बहुत ही कम सब्सटेंस या सैंपल रिक्वायर्ड होता है, जबकि गुइज मेथड में बहुत ज़्यादा था, ग्राम्स में था, यहाँ मिलीग्राम्स में है। तो सैंपल कम है इसलिए उसको होमोजीनियस होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन होगा तो और भी अच्छा है। आगे देखिए, दिस मेथड गिव्स स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली। डिसएडवांटेजेस भी हैं, मैनुअल स्किल ज़्यादा है चाहिए, ठीक है, ग्रेट मैनुअल स्किल इज रिक्वायर्ड। लार्ज एरर्स अक्कर इफ ऑक्सीडेशन और एनी अदर केमिकल रिएक्शन अक्कर्स एट द सरफेस ऑफ द सैंपल। देखिए सैंपल एक तो पहले ही कम है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए या कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो सैंपल जो हम लेकर आए थे शायद वो ना रहे, वो कुछ और बन जाए। तो इस तरह से एरर्स आने के चांसेस हैं। सो थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे।